students, now in this video we will talk about excretion. So सबसे पहले what is excretion? Excretion is defined as removal of waste product from our body. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट रिमूवल के प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन. नाउ एक्सक्रीशन दोनों में होता है बेटा, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. तो जो प्लांट्स के अंदर होता है वेस्ट, प्लांट के अंदर वेस्ट मटेरियल किस तरह से जो है वो रिमूव होता है. प्लांट्स के अंदर गैसियस वेस्ट होता है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड सम वाटर वेपर्स भी. जो ऑक्सीजन होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का वेस्ट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो है वो वेस्ट होता है. तो जो गैसियस और वाटर वेपर्स वेस्ट होता है बेटा वो बेसिकली जो है वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स, ये दोनों ही टर्म मैं आपको पहले पिछले रेस्पिरेशन की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स से जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है. और समटाइम प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई बार अपनी लीव्स में या फिर बार्क में या फिर फ्रूट्स के अंदर उनको फिल कर देते हैं, और फिर जो लीव्स गिर जाती हैं या बार्क पील अप हो जाती है या फिर फ्रूट्स गिर जाते हैं उसके साथ उनका वो वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो रिमूव हो जाता है. उसके बाद plants also removes waste in the form of gums and resins. gums और resins के फॉर्म में भी जो है वो प्लांट से वेस्ट रिमूव आउट होता है, और समटाइम्स सम अमाउंट ऑफ देयर वेस्ट इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड टू द सॉइल. तो ये सिंपल से प्रोसेस है जिनके थ्रू प्लांट्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं. प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है, प्लस वो बहुत स्लोली जो है वो रिलीज होता है. ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स जनरली जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं बेटा उस बेसिस पर तीन तरह के होते हैं. वन इज एमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक. अमोनियोटैलिक विच सिक्रीट्स अमोनिया एज वेस्ट, यूरियोटैलिक विच सिक्रीट्स यूरिया एज वेस्ट, यूरिकोटैलिक विच सिक्रीट्स यूरिक एसिड एज वेस्ट. तो जो अमोनिया है, अमोनिया को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, फिर यूरिया को रिमूव करने के लिए और फिर यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए. तो जनरली जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस, वो सब एमोनोटैलिक होते हैं, एंड वी ह्यूमंस comes under uriotalic and birds comes under uricotalic. Now let us discuss excretion in human beings. Human beings के अंदर जो है वो हम excretion को डिस्कस करेंगे. तो नॉर्मल से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अब तक हम पढ़ते आए हैं उसको देखेंगे. हमारे पास बीन शेप्ड अ पेयर ऑफ किडनी होता है. बीन शेप्ड की दो किडनी प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो रिलीज होता है. फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में आ जाता है बनके, जिसको यूरेटर बोला जाता है. फिर वो दोनों यूरेटर एक ब्लैडर इलास्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है. उसके बाद थ्रू यूरेथ्रा वो यूरिन जो है वो रिमूव हो जाता है, और दोनों किडनी के ऊपर अ पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ग्लैंड्स में पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, एड्रेनल ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि टू टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन. ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इतना याद रखो कि यहाँ पर जो है वो एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद अब किडनी में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बन पाते हैं, यूरिया जो है वो सेपरेट हो पाता है. बेसिकली जो फिल्टरिंग यूनिट होती है बेटा ह्यूमंस के अंदर वो कौन सी होती है? नेफ्रॉन. कौन सी होती है? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द किडनीज, जो कि किडनीज के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है. अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां बना के दिखाया हुआ है. दिस इज नेफ्रॉन. थोड़ा सा छोटा बना है बेटा ड्यू टू लिमिटेड स्पेस, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको. ये स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का, जो कि फिल्टरिंग यूनिट है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, जो असल में वेस्ट प्रोडक्ट को छानने का काम करती है. तो सबसे ऊपर इसका एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है बॉमन्स कैप्सूल. दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉमन्स कैप्सूल. जो ये बॉमन कैप्सूल होता है बेटा, बॉमन कैप्सूल पोरस होता है, छोटे छोटे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं?
पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप इस तरह से ट्यूब की कॉइलिंग देख रहे हैं इतने रीजन में। दिस कॉइलिंग पार्ट इज कॉल्ड एज पीसीटी। पीसीटी और व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एक लंबी जो है आपको क्या दिखाई देगी? यू शेप्ड ट्यूब दिखाई देगी। दिस यू शेप्ड ट्यूब इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनल। दिस यू शेप्ड ट्यूब इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनल। अगेन फिर एक कॉइलिंग सेक्शन आएगा जिसको बोला गया है डीसीटी। व्हाट इज डीसीटी? डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि जाके फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एंड हो जाती है। दिस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, जिसको मैंने CD लिखा है। दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। इसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां से बेटा जो है वो आर्टरी आ रही है। आर्टरी के अंदर क्या है? यूरिया प्रेजेंट है, जिसको सेपरेट करना है। तो यहां से ये आर्टरी आपको इस तरह से दिखेगी, जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज दिस इज अ आर्टरी, और जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर इस तरह से ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना बेटा। जो इस मेन आर्टरी के अंदर ब्लड आ रहा है वो अंडर सर्टेन प्रेशर आ रहा है, एक प्रेशर से फ्लो कर रहा है। उसके बाद अब ब्लड की अमाउंट उतनी ही है, लेकिन स्पेस कैसा हो गया? कैपिलरीज की फॉर्म में आ गया। स्पेस जो है वो नैरो हो गया, जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? कुछ पार्ट इसका छन के नीचे आ जाएगा, नीचे वाली पाइप के अंदर आ जाएगा। और नीचे वाली पाइप में जो आएगा प्रोडक्ट्स, उसके अंदर एक प्रोडक्ट क्या भी होगा? यूरिया। इसके अलावा ग्लूकोज भी होगा, कुछ अमीनो एसिड्स भी होंगे। और जो ये डिवीजन वाला सेक्शन है बेटा, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। अब यहां से छन के वो किस में आ गया? पीसीटी वाले सेक्शन में। अब यूरिया तो क्या होगा बेटा? यूरिया तो इस कंप्लीट ट्यूब के अंदर ट्रेवल करके कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन और जो है बाकी लूप ऑफ हेनल में क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज भी रिलीज होगा, अमीनो एसिड्स भी रिलीज होंगे। तो उन सब का इस लूप ऑफ हेनल में क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वापस से एब्जॉर्ब होकर। अब आप साथ साथ देख रहे होंगे, इसके साथ साथ बेटा मैंने ये डॉटेड लाइन भी दिखाई हुई है। ये डॉटेड लाइन क्या है? ये आर्टरी ही है, जिसको बोला जाता है वासा रेक्टा, जो कि कंप्लीट लूप ऑफ हेनल के साथ क्या करेगी? रन करेगी। तो इसको क्या बोला जाएगा? वासा रेक्टा। तो बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीजें जो वेस्ट नहीं है हमारी बॉडी की, वो वापस से इस लूप ऑफ हेनल से हमारी ब्लड में जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। और सिर्फ यूरिया क्या हो जाएगा? इकट्ठा होकर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। उसके बाद जो हमारी किडनी होती है बेटा, जिस किडनी के अंदर इस तरह से जो है वो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे होंगे इसको ध्यान से। ये इस तरह से बहुत सारी, एक सिंगल यूनिट नहीं होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और उन सब की कलेक्टिंग डक्ट मिलकर किस में एंटर कर जाती है? यूरेटर में एंटर कर जाती है। तो वो सारा का सारा वेस्ट इकट्ठा होके यूरिन की फॉर्म में यूरेटर में एंटर कर जाएगा। और उसके बाद कहाँ एंटर कर जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। एंड व्हेन देयर इज अ अर्ज, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव आउट कर दिया जाएगा। सो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को आप डिटेल में काफी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद इसका एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, दैट इज रेनल फेलियर। दैट इज रेनल फेलियर। कई बार किसी वजह से क्या होता है बेटा, हमारी जो किडनी है, किडनी फेल हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किडनी फेल हो गई तो नेफ्रॉन्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और नेफ्रॉन्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा
कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव आउट नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ओके, तो रीनल फेलियर को जो है वो दो तरीके से जो है बेटा ट्रीट किया जाता है। या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाती है, और अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती है तो फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को साफ किया जाता है। ओके, तो उस आर्टिफिशियल तरीके से जिससे ब्लड को साफ किया जाता है बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलाइजिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग। एक रफ सा डायग्राम बना के मैं आपको समझा रही हूं। देखो, सपोज ये हमारा हाथ है बेटा, दिस इज आवर हैंड। हमारी जो इम्प्योर ब्लड है, जो आर्टरीज के अंदर यूरिया कैरी आउट हो रहा है, उस यूरिया को जो है एक आर्टिफिशियल मीडियम से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक निडल के थ्रू आर्टिफिशियल मीडियम से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो करवाया जाता है। दीज आर ट्यूब्स। ये जो आपको लाइनें मैंने दिखाई हैं, दीज आर एक्चुअली ट्यूब्स। ये इस तरह से ट्यूब्स हैं जिस ट्यूब के अंदर से हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। और इस बॉक्स के अंदर क्या भरा जाएगा बेटा, इस बॉक्स के अंदर सभी प्रोपोर्शन हमारे ब्लड की तरह रखी जाएंगी एक्सेप्ट फॉर यूरिया। अब यूरिया, बाकी सभी की कंसेंट्रेशन तो जो है वो ब्लड के अंदर सेम है। फॉर एग्जांपल, जितना ग्लूकोज यहाँ है उतना ही यहाँ है, अमाइनो एसिड्स भी सेम कंसेंट्रेशन में है, प्रोटीन्स भी सेम कंसेंट्रेशन में है, लेकिन इस बाहर वाले के अंदर यूरिया नहीं है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, यूरिया डिफ्यूज कर जाएगा। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस goes from its higher concentration to its lower concentration, तो वो यूरिया डिफ्यूज होकर इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और ब्लड को फिर वापस से हमारे जो है वो वेन्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि फिर से वो प्योर ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। तो इस तरह से ये दिस प्रोसेस, जहां पर ब्लड को आर्टिफिशियली जो है वो प्योर किया जाता है, यूरिया को रिमूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डायलाइजिंग। तो आई थिंक एक्सक्रीशन का प्रोसेस आपको क्लियर है। थैंक यू। अब नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने की। ओके।